अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ऊप वाइवा की। पाइथन का ऊप का हमारा वाइवा है कुछ दिन के बाद, और उसके साथ साथ हमारी कोड लॉजिक बिल्डिंग भी है, यानी हमसे कोड भी लिखवाया जाएगा। तो इन दोनों की आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वाइवा की भी और ऊप कोड लॉजिक बिल्डिंग की भी। अच्छा, इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी ऊप वाइवा प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, 3 वीडियोस मैं बना चुका हूं इसके ऊपर, जिसमें हमने 2 टास्क कर लिए हैं कोड लिखने के कि कोड किस तरह लिखना है, चैटबॉट किस तरह बनाना है। और उसके अलावा ऊप वाइवा की हम अच्छे से प्रिपरेशन भी कर चुके हैं और ऊप में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर ओपन ए आई एस डी के और इसके अलावा फास्ट ए पी और बहुत सारी वीडियोस अबाउट पाइथन आप लोगों को मिल जाएंगी। ये मेरा चैनल है, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ पे चले जाते हैं, थोड़ा सा वाइवा की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम कोड लिखने पे जाएंगे, कोड किस तरह लिखते हैं। अच्छा, वाइवा की तैयारी हम कर चुके हैं, ये तीसरी पीडीएफ हमारे पास है। पहली 2 पीडीएफ 2 वीडियोस में मौजूद हैं, जो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं जिनका लिंक दे चुका हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास पहला सवाल है जी। आज हम देखने वाले हैं क्लास वेरिएबल्स और इंटेंस वेरिएबल्स। तो पहला सवाल हमारे पास है, क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये वेरिएबल्स तमाम ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होते हैं और क्लास लेवल पर डिफाइन कर किए जाते हैं। ठीक है, क्लास वेरिएबल जो होते हैं वो कॉमन्स होते हैं और क्लास लेवल पर डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होता है। ये वेरिएबल्स हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है और उस ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करने के लिए होता है, यानी ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं और ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करने के लिए होते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास ये कब क्रिएट होते हैं। भाई, जो क्लास वेरिएबल्स हैं जब क्लास डिफाइन की जाती है तब क्रिएट होता है, और इंस्टेंस वेरिएबल जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो तब डिफाइन होता है, यानी तब लिखा जाता है। ठीक है, इन दोनों को कैसे एक्सेस किया जाता है। क्लास वेरिएबल्स में हम क्लास नाम से, क्लास नेम से उसको लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट जो इंटेंस वेरिएबल है उसको ऑब्जेक्ट नाम से हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो गए 4 क्वेश्चन। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास है यूज़ केसेस एग्जांपल। भाई, इनको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं ट्रैक करना होता है इसका मतलब, यानी इसका मतलब होता है कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं उसको ट्रैक करना होता है। और इंटेंस वेरिएबल जो होता है हर यूज़र के नाम से आगे स्टोर करना होता है, यानी हर यूज़र के नाम के आगे उसको स्टोर करना होता है। तो ये तो हो गए हमारे पास क्लास वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। ठीक है, तो एग्रीगेशन में और कंपोजिशन में देख लेते हैं क्या फ़र्क है। भाई, कंपोजिशन क्या होता है, जब एक क्लास दूसरी क्लास को ऑन करती है, और ठीक है, अगर मेन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसके पार्ट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एग्जांपल कार और उसका इंजन। तो ये तो हो गया हमारे पास कंपोजिशन। ठीक है, उसके बाद होता है एग्रीगेशन। भाई, ये क्या होता है, जब एक क्लास दूसरी क्लास को सिर्फ यूज़ करती है, ऑन नहीं करती, यानी एक क्लास जिस दूसरी क्लास को यूज़ करती है, ठीक है, जब यूज़ कर रही होती है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट अलग से भी ज़्यादा रह सकता है, एग्जांपल स्कूल और स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें यानी जब इसका मतलब होता है जब एक क्लास दूसरी क्लास को ऑन कर रही हो, तो इसको एग्रीगेशन कहते हैं। अच्छा, रियल लाइफ में फ़र्क क्या है। रियल लाइफ में फ़र्क ये है, यानी इंजन जो है कार के बगैर नहीं होता, कार के बगैर रह भी नहीं सकता। इसी तरीके जो एग्रीगेशन होता है, स्टूडेंट स्कूल के बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल स्टूडेंट जो है स्टूडेंट स्कूल के बिना नहीं रह सकता। तो ये इन दोनों में हमारे पास रियल लाइफ में फ़र्क हो गया। उसके बाद है हमारे पास नंबर 3 पे मेथड, रेवोल्यूशन, ऑर्डर। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो इसको हम कहते हैं MRO। ठीक है, MRO का मतलब होता है मेथड, रेवोल्यूशन, ऑर्डर एंड डिमांड इनहेरिटेंस। अच्छा, तो MRO क्या होता है, जब एक क्लास मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिटेट करती है तो पाइथन का ऑर्डर, किस ऑर्डर में मेथड ढूंढता है, उससे हम MRO कहते हैं। यानी जब एक क्लास दूसरी क्लास में इनहेरिटेट होती है, या इनहेरिटेंस जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेट कर रही होती है, तो वो इसको ढूंढता है कि पाइथन किस ऑर्डर के मेथड में यानी इसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब आगे चले जाते हैं। आगे हमारे पास डायमंड इनहेरिटेंस क्या होता है। भाई, डायमंड इनहेरिटेंस हमारे पास जो होता है, जब एक क्लास 2 क्लासेस
से इनहेरिटेट करे जो दोनों एक ही, ठीक है, दोनों एक ही पेरेंट से इनहेरिटेट करती हूँ। यानी जब हमारे पास एक क्लास दो पेरेंट्स इनहेरिटेंस से क्लास जो होती है इनहेरिटेट कर रही होती है, तो उससे हम डायमंड शेप बना लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं डायमंड इनहेरिटेंस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 11 पे है पाइथन कॉन्फिगरेट्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाई उसके लिए हम कह सकते हैं C3 जो है, ये C3 लिखा हुआ है, ठीक है। C3 जो है लाइनाइजेशन यूज करता है, लेफ्ट टू राइट सर्च होती है, यानी वो लाइन बाय लाइन होता है, चलता है और लेफ्ट टू राइट सर्च करता है, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह हम कह सकते हैं। उसके बाद है 12 पे, अगर दो पेरेंट्स क्लास सेम मेथड डिफाइन करें, अगर दो पेरेंट्स क्लास सेम मेथड डिफाइन करें तो क्या होगा। तो भाई वो उसको हम कह सकते हैं पाइथन MRO फॉलो करता है और पहले मेथड को रन करता है। तो बिल्कुल पहले पाइथन जो है MRO को फॉलो करता है और पहले मेथड रन करता है। उसके पास है हमारे पास डेकोरेटर इन क्लास। डेकोरेटर क्या होते हैं भाई, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डेकोरेटर होते क्या हैं। तो ये एक फंक्शन है या मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन या मेथड का बिहेवियर मॉडिफाई करता है कि बिना उसका स्ट्रक्चर चेंज किए, यानी बिना उसका स्ट्रक्चर चेंज किए हम उसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। फंक्शन डेकोरेटर की एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी हुई है। फंक्शन डेकोरेटर किस तरह हम लिखते हैं, यहाँ @ लगाया और यहाँ मैंने लिखा *_ डेकोरेटर, अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन लगाया डेफ से हेलो और उसके बाद प्रिंट हेलो किया। तो ये हमारे पास हो गया फंक्शन डेकोरेटर, किस तरह हम यूज कर रहे होते हैं। जो ये लिखा है हमने पहली लाइन @*, तो इसको हम कहते हैं डेकोरेटर। तो ये हमारे पास पाइथन में या ऑब्जेक्ट में हम इसको कह सकते हैं डेकोरेटर होता है। उसके बाद है नेक्स्ट में हमारे पास क्लास डेकोरेटर किस लिए यूज होते हैं। क्लास डेकोरेटर किस लिए यूज होते हैं, जैसे ट्रैक करने की कितनी बार क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, यानी इसका मतलब होता है कि इसको ट्रैक करो कि एक क्लास में कितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो उसको हम डेकोरेटर कह सकते हैं या डेकोरेटर का यूज कह सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज अब डेकोरेटर्स की देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है जी प्रॉपर्टी क्या फ़ायदा है, यानी ये @ जो लिखा हुआ है इसका क्या फ़ायदा है। तो इसका फ़ायदा ये है मेथड को एब्रीट्यूट की तरह एसिस करता है, ठीक है, या करने देता है, जिससे हम ग्रेटर बनाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है, ये यानी एब्रीट्यूट को एसिस करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्टेयर किसे कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कुछ यूँ @properties _name.steer लिख कर, ताकि वैल्यू अपडेट हो सके, ठीक है। तो हम इस तरह लिखते हैं ताकि हम वैल्यू को अपडेट कर सकें। ये बहुत मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये पूरी कोलैब जो है हमारे पास नोटबुक 12 और 13 से मैंने ये वाइवा बनाया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से लगने वाला भी है। तो आपने इसको तीन PDF मेरे पास हैं, तीनों को अच्छे से आपने देखना है और पढ़ना भी है और वीडियोस को भी देखना है ताकि आप समझ सकें, ठीक है। उसके बाद है 18 पे हमारे पास डिलीटर क्या करता है। भाई डिलीटर क्या करता है, @property /_.deleter से एब्रीट्यूट डिलीट करते हैं, ठीक है, या डिलीट करने पर कस्टम बिहेवियर सेट किया जाता है। तो भाई इससे हम डिलीटर को इसलिए यूज करते हैं ताकि हम कस्टम बिहेवियर को सेट कर सकें। तो ये तो हो गया हमारे पास। उसके बाद है फाइनल आउट देखते हैं हम। 19 पे हमारे पास ऊप्स कॉन्सेप्ट पाइथन में क्यों इम्पोर्टेंट है। भाई ऊप कॉन्सेप्ट पाइथन में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ मैंने जवाब भी बताया हुआ है, रीयूजबिलिटी, ठीक है, मॉड्यूलेटरी और कोड को समझना मेंटेन करना इजी बना देते हैं। यानी इससे हम कोड को समझ भी सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, यानी कोड इससे इजी हो जाता है। किससे, ऊप से। जो ऊप है हमारे पास पाइथन को हमारे लिए कोड को इजी कर देता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कंपोजिशन और ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क बिगनर को कैसे समझाएं। अच्छा, तो बिगनर को किस तरह समझना चाहिए कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो भाई इस तरह देख लेते हैं, जो कंपोजिशन होते हैं, अगर यह लिखा हुआ है अगर वूल डिस्ट्रॉय हो गया तो पार्ट्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपोजिशन हो गया। और एग्रीगेशन, वूल के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी पार्ट्स ज़्यादा रहते हैं, यानी डिस्ट्रॉय होने के बाद भी ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं बिगनर लेवल पर कि दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा, उसके नेक्स्ट पे हमारे पास क्लास एब्रीट्यूट और इंस्टेंस एब्रीट्यूट, इनमें क्या फ़र्क है। क्लास एब्रीट्यूट और इंस्टेंस एब्रीट्यूट में क्या फ़र्क है।
ठीक है भाई, इसको भी देख लेते हैं हम कि दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा, जो क्लास एप्टीट्यूड यहाँ पे है जी, क्लास एप्टीट्यूड सब ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। क्लास एप्टीट्यूड जो होता है सबके लिए सेम होता है, और इंस्टेंस एप्टीट्यूड जो होते हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है। नंबर 2 पे है हमारे पास मेमोरी में कहाँ स्टोर किए जाते हैं इन दोनों को, यानी मेमोरी में कहाँ स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्लास एप्टीट्यूड जो होता है एक क्लास के लिए होते हैं, क्लास एप्टीट्यूड जो होते हैं एक क्लास के लिए होते हैं, और इंस्टेंट एप्टीट्यूड जो होते हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग होते हैं, यानी हर ऑब्जेक्ट के लिए हम अलग लिख रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्लास एप्टीट्यूड एसेस कैसे होता है। तो ये क्लास ऑब्जेक्ट दोनों से एसेस हो सकता है, क्लास या ऑब्जेक्ट से दोनों से इसको हम एसेस कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट से क्लास एप्टीट्यूड चेंज करें तो, अगर क्लास से ऑब्जेक्ट एप्टीट्यूड चेंज करें तो, यानी ऑब्जेक्ट से क्लास एप्टीट्यूड चेंज करें तो क्या होगा। तो भाई एक नया इंस्टेंस एप्टीट्यूड बन जाता है। क्या करता है, एक नया इंस्टेंस एप्टीट्यूड बन जाता है। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे है। नंबर 5 पे जी मेरे पास यहाँ है अंडरस्कोर डिक्शनरी या DICT कर सकते हैं। अंडरस्कोर में क्या दिखाता है, तो यहाँ हम कह सकते हैं सारे एप्टीट्यूड का डिक्शनरी फॉर्म, यानी सारे एप्टीट्यूड्स को डिक्शनरी फॉर्म में दिखाता है। ठीक है। उसके बाद है अगर डॉग डॉट स्पेसेस, ठीक है, इजिकल टू, और यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें स्ट्रिंग के अंदर यानी डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है, केन होता है, डॉग के लिए एक नया इंस्टेंस एप्टीट्यूड बन जाता है। हमारे पास नंबर 7 पे हमारे पास है एप्टीट्यूड्स कैसे इंसेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी डॉग 1 डॉट अंडरस्कोर DICT ठीक है, या डॉग डॉट DIC, इस तरह हम इसको यानी कर रहे होते हैं एप्टीट्यूड को। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है मेथड इन पाइथन क्लासेस। मेथड, भाई मेथड्स देख लेते हैं। नंबर 3 टाइप ऑफ मेथड्स, ठीक है, कौन सी हैं। 3 टाइप ऑफ मेथड कौन सी हमारे पास, पहली है इंटेंस, दूसरी है क्लास, तीसरी हमारे पास है स्टैटिक मेथड। ठीक है, 3 मेथड हमारे पास होते हैं पाइथन में जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद है सेल्फ का क्या रोल होता है। हमारे पास एक कीवर्ड यूज हो रहा होता है सेल्फ। तो सेल्फ का क्या रोल होता है। सेल्फ जो होता है करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, यानी करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ऑब्जेक्ट बना रहा होता है। ठीक है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा होता है। उसके बाद है क्लास मेथड और इंटेंस मेथड में क्या फ़र्क है। क्लास मेथड जो है CLS यूज़ करता है, ठीक है, और क्लास लेवल पर काम करता है। ठीक है, जो क्लास मेथड जो है हमारे पास क्या करता है, CLS यूज़ करता है, यानी क्लास इस तरह लिखते हैं हम उसको। ठीक है, और क्लास लेवल पर इसका काम करता है। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास @ ठीक है, @ यहाँ लिखा हुआ है, नज़र आ रहा होगा आपको। उसके बाद स्टैटिक मेथड का पर्पस क्या है। भाई इसका पर्पस क्या होता है, तो ऐसे मेथड बनाने के लिए जो सेल्फ या क्लास यूज़ नहीं करते, यानी ऐसा मेथड बनाने के लिए हम सेल्फ या क्लास का यूज़ नहीं कर रहे होते जिसके आगे @ लगा हुआ होता है, यानी डेकोरेटर जब हम बना रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ नंबर 5 पे हमारे पास है अपडेट अंडरस्कोर स्पेसेस, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है। ये मेथड है, ये पूछ रहा है कि भाई ये मेथड क्या करता है। तो ये क्लास एप्टीट्यूड को अपडेट करता है। ये मेथड क्या करता है, क्लास एप्टीट्यूड को अपडेट करता है, इस तरह हम कह सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास क्या स्टैटिक मेथड या क्लास इंटेंस वेरिएबल एसेस कर सकता है। तो यहाँ हम इसका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। नंबर 7 पे स्टैटिक मेथड से एडुलेट चेक कैसे करते हैं। तो भाई एग्जांपल के तौर पर यहाँ हमने लिखा है person.is_edulate, यानी इस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनकैप्सुलेशन इन पाइथन। अच्छा, ये पहले भी हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, मगर यहाँ आगे कुछ सवाल आते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा के मेथड को थ्राउड एसेस करता है, डायरेक्ट नहीं। ठीक है, यानी उनके मेथड को एसेस कर रहा होता है। ठीक है, डायरेक्ट एसेस नहीं कर सकता, मगर उनके मेथड को एसेस कर रहा होता है। भाई नंबर 2 इसका फ़ायदा क्या है, डेटा सिक्योर रहता है। ठीक है, अनऑथराइज एसेस नहीं होती, यानी डेटा को हमारे पास बिल्कुल सिक्योर रखता है। उसके बाद हमारे पास है पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। ये पाइथन में किस तरह इम्प्लीमेंट होता है, तो भाई हम इस तरह कह सकते हैं पब्लिक नेम,
ठीक है। प्रोटेक्टेड अंडरस्कोर लगाया यहाँ पे, प्राइवेट अगर वेरिएबल लिखेंगे तो 2 बार अंडरस्कोर लगाएंगे। तो ये हम वीडियो में अच्छे से कवर कर चुके हैं। यानी जस्ट हम पहले नेम जो होगा ये आम हो गया, उसके बाद अगर प्रोटेक्टेड देखेंगे तो हमारे पास अंडरस्कोर नेम हो गया, यानी ये प्रोटेक्ट हो गया। अगर प्राइवेट वेरिएबल बनाएंगे तो अंडरस्कोर के नाम से उसको मॉडिफाई करेंगे। अच्छा, फर्क क्या है इन तीनों में, इन तीनों में क्या फर्क है तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जो पहला वाला होता है ये पब्लिक होता है, इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और जो ये दूसरा वाला है जिसमें लिखा हुआ है नेम अंडरस्कोर नेम, तो ये यानी प्रोटेक्ट होता है, इसको हम सिर्फ सब क्लास से एक्सेस कर सकते हैं, सब क्लास में यूज करते हैं। और जो ये वाला है इसको हम कह सकते हैं प्राइवेट वेरिएबल, ये सिर्फ क्लास के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका जवाब भी लिखा हुआ है, तीनों में फर्क भी बता दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, क्या प्राइवेट वेरिएबल्स एक्सेस हो सकते हैं? क्या बिल्कुल हो सकते हैं, प्राइवेट वेरिएबल को भी एक्सेस हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह इस वेरिएबल्स के जरिए। अच्छा, उसके बाद है नेम मैंगलिंग। नेम मैंगलिंग क्या है भाई? नेम मैंगलिंग क्या होता है? नेम मैंगलिंग जो होता है ये पाइथन प्राइवेट नेम्स को क्या करता है, इंटरनली मॉडिफाई करता है। यानी पाइथन में जो प्राइवेट नेम्स या प्राइवेट मेथड होते हैं उनको इंटरनली मॉडिफाई करता है। उसके बाद है प्राइवेट मॉडिफाई कैसे बनता है, तो प्राइवेट मेथड। उसके बाद है जी प्राइवेट मेथड कैसे बनता है, तो हम इस तरह कह सकते हैं डेफ अंडरस्कोर मेथड सेल्फ। तो ये हमारे पास इस तरह से सिंटैक्स होगा प्राइवेट मेथड बनाने का। नेक्स्ट हमारे पास है, क्या प्राइवेट मेथड क्लास के अंदर से कॉल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, प्राइवेट मेथड क्लास के अंदर से भी कॉल हो सकता है। यहाँ पे मैंने कोड एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि प्राइवेट मेथड जो है क्लास के अंदर से कॉल हो रहा है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम थोड़ा सा मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी, क्या एनकैप्सुलेशन पाइथन में है? क्या पाइथन में प्रोसेस? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेट वेरिएबल्स का क्या फायदा है, तो भाई ये डेटा को एक्सीडेंटली चेंज होने से बचाता है। प्राइवेट वेरिएबल्स क्या करते हैं, डेटा को एक्सीडेंटली चेंज होने से बचाते हैं। उसके बाद है सेफ एसिस कैसे करें, इसको सेफ एसिस किस तरह कर सकते हैं, तो हम ग्रीटर और स्टेयर मेथड से इसको हम क्या सेफ एसिस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है ग्रीटर मेथड क्या है भाई? प्राइवेट एट्रीब्यूट की वैल्यू को रिटर्न करता है। क्या करता है? प्राइवेट एट्रीब्यूट की वैल्यू को रिटर्न कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है स्टेयर मेथड क्या है, तो भाई ये प्राइवेट एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट एंड अपडेट कर रहा होता है। ठीक है, क्या कर रहा होता है? प्राइवेट एट्रीब्यूट की वैल्यू और मेथड को अपडेट कर रहा होता है। ठीक है, वैल्यू को सेट कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद है भाई टास्क है आप लोगों के पास। टास्क ये है कि आपने एक चैट बोर्ड बनाना है, टास्क है कैलकुलेटर बोर्ड बनाना है हमने। ठीक है, ये टास्क मैंने लिख दिया। आपने एक पाइथन क्लास कैलकुलेटर बोर्ड बनानी है, जिस क्लास का नाम होगा कैलकुलेटर बोर्ड। ठीक है, जो नंबर्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके परफॉर्म करें। ठीक है, क्लास फॉलोइंग मेथड यूज होंगे, ऐड का होगा, सब्ट्रैक्ट का होगा, मल्टीप्लाई का होगा और डिवाइड का होगा। ये वाले मेथड हमने यूज करने हैं। हम एक चैट बोर्ड बना रहे हैं इसका, कैलकुलेटर का। उसके बाद नीचे मैंने इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है, क्या चीज़ कैसे यूज़ करनी है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। आप लोग पीडीएफ के लिंक में देख लीजिएगा। मैं पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने वहाँ से इसको देख लेना है। ये आज आप लोगों का टास्क नंबर 2 है। आपने एक टास्क ये ज़रूर करिएगा ताकि आप लोगों की कोड लिखने की जो कोड लिखने की लॉजिक बिल्डिंग है वो इम्प्रूव हो सके। और यहाँ पे मैंने आउटपुट भी बताया हुआ है। जब हम इस तरह से कैलकुलेटर बनाएंगे तो उसका जो आउटपुट है कुछ इस तरह से शो होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आउटपुट भी बताया हुआ है, ये आउटपुट है, और प्रिंट भी मैंने बताया हुआ है। तो इस तरह से आपने ये बनाना है, और बनाने के बाद आप लोगों ने ये ज़रूर चेक करवाना है मुझे। वीडियो के कमेंट में भी आप ये कैलकुलेटर बोर्ड बना सकते हैं, और कोलैब पर भी बना के आप मुझे शो करवा सकते हैं। ये मेरी आज की, मेरे ख्याल में इस टॉपिक के ऊपर लास्ट वीडियो थी। हम इसको कवर कर चुके हैं अच्छे से, किसको, वाइवा को हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। ये तीसरी वीडियो थी जिसमें से हमने कोलैब चैप्टर 12 और 13 में से वाइवा को देखा और कवर किया। अब हम जाएंगे, मूव करेंगे कोड लिखने की, कोडिंग लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, कोड लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर मूव करेंगे। पहला कल हमने एक कोड लिखा था, एक चैटबॉट बनाया था, एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी, और उसके साथ मैंने आपको एक
टास्क भी दिया था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने वो टास्क कंप्लीट करके मेरी वीडियो के कमेंट में भी जवाब दिया है और मुझे पर्सनल भी उन्होंने टास्क भेजे हैं। तो आज का टास्क भी मैंने इसमें दे दिया है कि ये टास्क हम लोगों ने करना है, जिस तरीके मैंने यहाँ पे बताया इस तरीके हमने ये टास्क सॉल्व करना है। अच्छा, तो अब हम कर लेते हैं कुछ एक और चीज़। हम चलते हैं अपने VS कोड में, डी में चलते हैं। डी में जाने के बाद मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और उस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर। ठीक है, अब ये फोल्डर मेरे पास VS कोड के अंदर हो गया और यहाँ मैंने एक फाइल बना ली app.py के नाम से। मैंने एक फाइल बना ली, जो फाइल यहाँ मेरे पास मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ हमने क्या करना है भाई, यहाँ हम लाइव कोड लिखने जा रहे हैं। अब ये कोड जो है हमें मदद करेगा हमारी कोड लॉजिक बिल्डिंग सीखने के लिए, कि हम किस तरह कोड लिखेंगे और किस तरह हमने चीज़ों को लेके चलना है। ऊप्स में कोड हम किस तरह लिखते हैं, बहुत आसान है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा बस हमें दिमाग को यूज़ करना होता है। तो भैया हम बनाने जा रहे हैं एक क्लास, लिखते हैं, मैं लिख लेता हूँ एक क्लास। ठीक है, अब मैं बनाने जा रहा हूँ एक मोड बूट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ मूड, इसका नाम लिख लेते हैं बोट। और यहाँ हमने क्लास बनाई और मोड बूट लिखा। और हम ये बगैर किसी चीज़ के देखे कोशिश करेंगे हम खुद से लिखें। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद हम यहाँ करेंगे डेफ, फंक्शन भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये डेफ क्या करेगा, हमें रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं, रिस्पॉन्ड करेगा, हमें क्या रिस्पॉन्ड करेगा भाई, रिस्पॉन्स हम ले लेते हैं अंडर राउंड ब्रैकेट सेल्फ डॉट मूड, सेल्फ करेंगे पहले, जो रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ कर लेता हूँ भाई मूड, यहाँ पे मैंने कर दिया मूड। अब तो ये हमने चैट बॉट बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, जो हमारे मूड पे डिपेंड करेगा, हमारे मूड के हिसाब से हमें जवाब देगा। ठीक है, हमारे मूड के हिसाब से हमें जवाब देगा। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ भाई जो मूड है। ठीक है, जो मूड है इजिकल टू हो क्या, मूड डॉट लोअर केस करेंगे। यहाँ मुझे सजेस्ट भी कर रहा है। अच्छा, लोअर केस किस लिए करेंगे, लोअर केस इसलिए करेंगे कि यूज़र को जो यूज़र को इनपुट जो है वो हमेशा यूज़र का इनपुट लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसलिए हम इसका लोअर केस का यूज़ कर रहे हैं, ताकि उसका जो इनपुट है वो लोअर केस में हमें कन्वर्ट करके दे दें। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ भाई इफ़ मूड इज़ हैप्पी, ठीक है, तो क्या करो, रिटर्न करो, क्या करो, रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो भाई, रिटर्न करो दैट इज ग्रेटर टू हेयर कीप स्माइलिंग। तो ये हमारे पास ये रिटर्न करेगा। अब यहाँ क्या लिखा, हमने एक क्लास बनाई, किसकी, चैटबॉट की। क्लास बनाने के बाद हमने डेफ का फंक्शन या मेथड यूज़ किया, जिसमें हमने सेल्फ को कॉल किया और एक पैरामीटर पास किया मूड का, और हमने मूड इजिकल टू डॉट लोअर केस किया, ताकि जो भी हमारे पास इनपुट हो वो लोअर केस में हो यूज़र का। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, रिटर्न किया। अगर मूड हैप्पी हो तो ये रिटर्न करना। ठीक है, अगर मूड हैप्पी हो तो ये रिटर्न करना, अगर मूड हैप्पी हो तो ये रिटर्न करना। अगर मूड हैप्पी ना हो तो क्या करना भाई, हम आगे आ जाते हैं, वरना एल्स हमें कह देना सैड। ठीक है, अगर एल्स मूड सैड हो, पहले हैप्पी हो तो वो रिटर्न करेगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं, इलिफ मूड सैड, अगर मूड सैड हो तो क्या करना भाई, तो उसके बाद तुम कर देना ये रिटर्न करना, आई एम सॉरी टू हेयर दैट इट्स ओके टू फील एंड सम टाइम, कोई बात नहीं, इस तरीके भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये हम इफ एल्स की कंडीशन के जरिए बना रहे हैं। इसके बाद अगर मैं इसको कह सकता हूँ, अगर इलिफ मेरा मूड क्या हो, एंग्री हो। अच्छा, यहाँ सजेस्ट भी कर रहा है तो मैं इसको ले लेता हूँ। इलिफ मूड बराबर हो एंग्री के, तो क्या रिटर्न करना भाई, रिटर्न कर लेना, तुम कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, रिटर्न करना। अच्छा, रिटर्न करना, क्या रिटर्न करना, अच्छा हमेशा की तरह रिटर्न के स्पेलिंग की मिस्टेक, रिटर्न करना, क्या रिटर्न करना भाई, ये रिटर्न करना तुम कि भाई मेरा मूड जो है अगर एंग्री है तो टेक डीप ब्रेथ। ठीक है, लंबी सांस लो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। ठीक है भाई, ये हमने कर दिया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा। अच्छा, ये हम चैट बोर्ड बना रहे हैं जो बात करेगा।
ठीक है, हमारे मूड के हिसाब से हम जिस तरह हमारा यानी मूड होगा। उसके बाद हम लास्ट कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे। अब लास्ट कंडीशन लगा के इसको हम क्लोज करते हैं, एल्स की कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, एल्स की कंडीशन लगाएंगे ताकि आप आगे ज़्यादा कोड ना लिखें। एल्स की कंडीशन लगाई और इसको मैंने क्लोज कर दिया। और रिटर्न करना, क्या रिटर्न करना, यानी अगर इनमें से यूज़र कोई भी सिलेक्ट ना करे तो रिटर्न कर देना आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, सिंपल सा हमने एक चैटबॉट बनाया, मूड चैटबॉट इसको हम कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई, उसके बाद रिस्पॉन्स का फंक्शन लगाया, मेथड कॉल किया, उसके बाद इफ एल्स की कंडीशन लगाई। अगर मूड हो तो हैप्पी मूड हो तो ये करना, सैड मूड हो तो ये करना, एंग्री मूड हो तो ये करना। अगर इन तीनों में से ना हो तो अगर यूज़र इन तीनों में से कोई इनपुट ना दे तो उसको ये जवाब दे देना। अब तो ये हो गया हमारे पास, इसका कोड हमने लिख चुका है। अब क्या करना है, अब हमने करना ये है भाई, अब हमने ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। अब कोड तो हमने लिख लिया, ऑब्जेक्ट भी तो बनाना है। किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, बोट का ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ हम लिख लेते हैं बोट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करूँगा, इजिकल टू हमारे ऊपर उसका नाम क्या था, क्लास का नाम था मूड बोट, तो हमने यहाँ लिख दिया मूड बोट, ठीक है, हमारी जो क्लास का नाम था। उसके पास हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हम टेस्ट करेंगे केसेस को, यानी अब यूज़र से इनपुट लेंगे। कौन इनपुट देगा, यूज़र। तो हम यहाँ लिख लेते हैं यूज़र, ठीक है, यूज़र मूड, ठीक है, यूज़र मूड का इनपुट लेना है ना, तो यूज़र मूड का इनपुट ले लेते हैं। हम यहाँ पे करेंगे इजिकल टू इनपुट लेना है यूज़र से, इनपुट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेते हैं हाउ आर यू फीलिंग, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं, जस्ट हम लिखेंगे हाउ आर यू फीलिंग, बाकी वाला हम हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास यूज़र से जो हमने इनपुट लिया। यूज़र आएगा, इनपुट देगा, तो उससे हम सवाल पूछेंगे हाउ आर यू फीलिंग, तो यूज़र आके अपना इनपुट देगा, ठीक है, इनपुट देगा। अब उसके बाद क्या करेगा, अब प्रिंट करना है, ठीक है, प्रिंट करना है जो उसको हमारा बोट रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स करेगा, उसको प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, बोट डॉट रिस्पॉन्स, ठीक है, और ब्रैकेट के राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख दिया यूज़र मूड। अब ये हमारे पास कोड तैयार हो चुका है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। बगैर किसी चैट जीपीटी, बगैर किसी मदद के हमने कोड लिखा। खैर, कोड लिखने में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, कोई इश्यू नहीं, हम भी इंसान हैं, तो अगर गलती हो जाए तो परेशान होने की बात नहीं, दोबारा कोशिश करिएगा। क्लास बनाई मोड बूट की, डेफ मेथड या फंक्शन का यूज़ किया, सेल्फ डॉट मूड किया, यानी सेल्फ, हमने सेल्फ को कॉल किया, उसमें हमारा पैरामीटर मोड को पास किया, हमारा मूड कैसा है। तो हमने कहा मूड बराबर है मूड डॉट लोअर केस, अगर यूज़र को जो इनपुट है वो लोअर केस में देना, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा इफ़ मूड हैप्पी है तो ये प्रिंट करना, रिटर्न करना। अगर मूड सैड है, इलिफ मूड सैड है तो ये रिटर्न करना, ठीक है। इलिफ, दोबारा इलिफ का यूज़ किया। अगर मूड एंग्री है यानी गुस्से में है तो ये रिटर्न करना। अगर इन तीनों में से कोई मूड नहीं है तो एल्स लास्ट में ये रिटर्न कर देना, ठीक है, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, आपने बोट को कॉल किया, ठीक है, वेरिएबल बनाया, बोट को कॉल किया। उसके बाद हमने क्या किया भाई, यूज़र को जो यहाँ हमारा जो यूज़र को इनपुट शो होगा वो ये होगा, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, क्या फील कर रहा है। उसके बाद जो हमारा उसको बोर्ड जवाब देगा, उसको हमने प्रिंट किया, प्रिंट डॉट रिस्पॉन्स, हाँ ठीक है, यूज़र मूड पे रिस्पॉन्ड करेगा। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं, कंट्रोल जे करेंगे, ये हमारे पास खुल चुका है। मैं इसको CLS कर देता हूँ और इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा, सॉरी, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, हाँ इतना मेरे ख्याल से बहुत है शायद। अच्छा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अपनी फाइल का नाम python app.py, एंटर किया और ये हमसे पूछ रहा है हाउ आर यू फीलिंग टुडे, तो मैं इसको जवाब दे देता हूँ सैड किया और एंटर किया, तो ये हमें जवाब दे रहा है आई एम सॉरी, ठीक है, तो ये हमें बता रहा है उसके बारे में। अब दोबारा चेक कर लेते हैं क्या ये हमारे पास मज़ीद सही वर्क कर रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हैप्पी, एंटर किया, हैप्पी की स्पेलिंग गलत है, हैप्पी, तो ये हमारे पास दोबारा हमें जवाब दे रहा है डैट इज़ ग्रेट वेयर कीप स्माइलिंग। अगर यहाँ पे मैं इसको गलत जवाब देता हूँ तो देखते हैं गलत जवाब में हमें क्या कहता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गलत में हम क्या कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ स्टडी, क्योंकि हमने बस स्टडी का नहीं बनाया था।
तो अब ये हमें क्या कह रहा है, आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड यूर मूड, हमारे मूड के स्टैंड को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो ये हमारे पास लाइव कोड था, हमने चैट बोर्ड बनाया। इसी तरीके मैंने अभी आपको कैलकुलेटर बोर्ड बनाना है जो हमारे साथ बात करेगा। कैलकुलेटर बोर्ड है, मैंने ये इसलिए दिया है टास्क, कैलकुलेटर हम पहले बना चुके हैं, तो ऑब्जेक्ट में हमें कैलकुलेटर बनाने में उसमें हमें बहुत आसानी रहेगी। तो ये टास्क आपने ज़रूर करना है, और ये टास्क करने के बाद आप लोगों ने मुझे शो भी ज़रूर कराना है। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।